सही मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। काफ़ी अच्छी बड़ी वीडियो मैंने बनाई थी और मैं होप करता हूँ कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो एक मैंने छोटा सा टॉपिक वहाँ पर छोड़ दिया था। ये डायग्राम मुझे आपको समझाना था उस वीडियो में कि हम लोग जितने भी लेयर्स पढ़ते हैं उसमें, तो हर लेयर के बीच में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैकेट जो है वो एप्लीकेशन लेयर से आया है या ट्रांसपोर्ट लेयर से आया है या नेटवर्क लेयर से आया है। तो आर्किटेक्चर काम कैसे करता है डेटा लेवल पे, तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले जब हम डेटा बनाते हैं तो हर लेयर की OSI मॉडल की हर लेयर पे अपना एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन छोड़ता है पैकेट पे। मतलब पैकेट को पता रहना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर पे हमने क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई है। अब यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा सेंड करना चाहते हैं उसको हम पेलोड बोलते हैं। पेलोड के अलावा जितनी भी डेटा अगर हमको लेयर की इंफॉर्मेशन देनी है, अगर हमको सोर्स की इंफॉर्मेशन देनी है, हमको सिस्टम की इंफॉर्मेशन देनी है, किस प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं, क्या हमने एरर चेकिंग लगाया है, क्या फ्लो कंट्रोल लगाया है, ये सब इंफॉर्मेशन जो भी हमारे मैसेज के अलावा होती है उस सबको हम हेडर्स बोलते हैं। वो हेडर्स में स्टोर होती है। तो डेटा प्लस हेडर, पूरा मैसेज जो होता है, मैसेज प्लस हेडर, उसको हम डेटा बोलते हैं। तो ये पूरा डेटा हम लोग नेटवर्क में सेंड करते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल मैसेज है उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, D7, D6, D5। ये हमारा पूरा मैसेज होता है जो ऊपर की लेयर से हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर D6, D5, D4 में ज़रूरी नहीं है कि मेरा हेलो वर्ल्ड हो, उसके अलावा उसके बाद के हेडर्स भी हो सकते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर की डेटा मेरे पास आई है D7 मेरा एक्चुअल मैसेज है। D7 मतलब जो मैं भेजना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं हेलो वर्ल्ड भेजना चाह रहा हूँ तो D7 में मेरा हेलो वर्ल्ड आएगा। अब एप्लीकेशन लेयर पे मैंने एक हेडर जोड़ दिया कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ और भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन लेयर के हेडर में डालेंगे जो H7 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हेडर को जोड़ने के बाद D6 आएगा। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा हेडर जोड़ूंगा प्रेजेंटेशन लेयर का, वो हेडर नीचे आया तो D6 प्लस H6 को मैं D5 बोलूंगा और उसके अलावा एक और हेडर डालूंगा H5। अब उसको मैं D5 प्लस H5 को D4 बोलूंगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक एक्स्ट्रा हेडर लगाऊंगा जो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देगा। तो ऐसे करके नीचे आते जाते 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 मेरे पास जो डेटा का जो भी साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं अपनी अपनी लेयर की हेडर जोड़ते जाता हूं और लास्ट में जो आप देख रहे हैं सेकेंड लास्ट लेयर डेटा लिंक लेयर पे मैं दो हेडर्स जोड़ रहा हूं। यहाँ पर मैं एक हेडर जोड़ रहा हूं और एक ट्रेलर जोड़ रहा हूं। तो T2 प्लस D2 प्लस H2 मिलाकर मेरे पास एक बिट सीक्वेंस बनता है जहां मैं फिजिकल लेयर पर फिर से उसका एक अलग हेडर डालता हूं और उसको मैं सेंड करता हूं वाया द ट्रांसमिशन मीडियम। तो इतने सारे हेडर्स, हर लेयर अपना अपना हेडर जोड़ता जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता जाता है और उसको मिलाकर मैं नीचे की लेयर पर डेटा बनाते जाता हूं और फिर टोटल जो डेटा बनती है सारे हेडर्स के साथ उसको मैं भेजता हूं अपने मीडियम से। और रिसीविंग साइड पर उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब हेडर मैंने फिजिकल लेयर का हेडर मैंने निकाल लिया अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि मुझे पता चल जाएगा कि जो सेंडर की हेडर इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी। मतलब वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कौन सा सोर्स एड्रेस है, क्या उसका पोर्ट नंबर है, क्या क्या उसने चेकसम लगाया हुआ है, सब कुछ उसमें मेरे को पता चलेगा। तो डेटा लिंक लेयर पर मैं उसका हेडर हटाऊंगा, यहाँ पर H2 हटाऊंगा, फिर D3 में मैं H3 हटाऊंगा तो मुझे D4 मिलेगा, D4 से मैं H4 हटाऊंगा। तो ऐसे करके मैं जब तक लास्ट लेयर पर ना आ जाऊं एप्लीकेशन लेयर पर, आखिर में मैं उसका हेडर हटाऊंगा और मेरे को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो नीचे प्रोसेस होता है उसमें मैं हेडर जोड़ता हूं और जो ऊपर का प्रोसेस होता है रिसीवर के पास, वहां पर मैं एक एक करके हेडर को निकालते जाता हूं और मुझे ओरिजिनल डेटा मिल जाती है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। तो D7 जो मुझे भेजना था उसमें मैं 7 अलग टाइप के हेडर्स लगाऊंगा और रिसीविंग साइड पर मैं उन 7 हेडर्स को अलग करके ओरिजिनल मैसेज को ले लूंगा। तो ये होता है एक्शन में OSI मॉडल, जिस तरीके से डेटा का फ्लो होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम बात करते हैं अब TCP/IP मॉडल के बारे में। ये मॉडल क्या करता है, ये भी लगभग सेम है OSI मॉडल में। इसमें अलग अलग जो भी लेयर्स है वो सारी सेम काम करती है, सबका फंक्शन सेम है, लेकिन इसका थोड़ा मतलब जो बैकग्राउंड है वो अलग है। और क्यों अलग है, क्यों आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो TCP/IP मॉडल है वो भी एक नेटवर्क का मॉडल है जो कि आज की करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर में यूज़ हो रहा है। मतलब जो मैंने बताया था OSI मॉडल वो रेफरेंस मॉडल
था। हालांकि ये भी रेफरेंस मॉडल है, वैसे एक्चुअल में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ये, इसको भी हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आज करंट जो हम लोग इंटरनेट जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं उसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जो कि OSI मॉडल था उसको हम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज TCP/IP मॉडल पॉपुलर है। तो ये एक कंसाइज वर्जन है OSI मॉडल का। इसमें जितने भी लेयर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है OSI मॉडल से, हम आगे पढ़ेंगे उसको। और कंसाइज इसलिए है क्योंकि इसमें जो लेयर्स हैं वो 4 या 5 लेयर्स ही हैं। इसमें जो OSI था उसमें 7 लेयर्स थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो 4 सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है इसमें, और हार्डवेयर के ऊपर बनाया गया है, मतलब सॉफ्टवेयर को ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर। और बस ये था इंटरमीडिएट, मतलब इंट्रोडक्शन जो हमने TCP का पढ़ा है, इतना ही है। और लगभग सेम है OSI से, जो उसका जो काम था इसका भी यही काम है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी का हुआ है। OSI तो बस हम लोग रेफरेंस के लिए यूज़ किए थे, उसी से इवॉल्व हुआ है ये मॉडल, जो कि बहुत बाद में आया था OSI से। हम इसको पढ़ते हैं, इसका आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा है। सारी लेयर्स हैं वो लगभग सेम है। जो ऊपर की लेयर है एप्लीकेशन लेयर, वो भी लगभग पूरी सेम काम करती है, लेकिन जो TCP में उसका काम है वो बढ़ जाता है। और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो OSI में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स थी वो यहाँ पर नहीं है। और वो कहाँ गई हैं? वो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन वो एप्लीकेशन के साथ मर्ज हो गई है। जो एप्लीकेशन लेयर है उसी में आपका सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। जो सेशन और प्रेजेंटेशन का फंक्शनिंग था, जो फीचर था उसका, जो भी उसका काम था, वो अब एप्लीकेशन लेयर करता है। तो सब काम उसका अब उसी में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला मॉडल है 4 लेयर्स है उसमें। तो ओरिजिनली 4 लेयर्स ही इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन आगे चलकर हमने उसे हाइब्रिड कर दिया। हमने OSI प्लस TCP को मिला दिया, तो हमने 5 लेयर्स बना दी। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली लेयर है नेटवर्क इंटरफेस, उसको हमने तोड़ दिया डेटा लिंक प्लस फिजिकल में। और उसके ऊपर एक लेयर आपको दिख रही होगी, इंटरनेट बोलते हैं आजकल उसे, जो हम लोग OSI में नेटवर्क लेयर बोलते थे उसको हम लोग यहाँ पर इंटरनेट लेयर बोल रहे हैं। जितने भी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स है, यहाँ पर ARP भी इंटरनेट लेयर में आता है। और IP की जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, जो राउटिंग की बात हमने की थी, वो सारा इंटरनेट लेयर पर आता है। और ट्रांसपोर्ट तो सेम ही है, लगभग पूरा सेम है वो, मतलब एग्जैक्टली सेम है वो। और एप्लीकेशन का काम बढ़ गया है, वो प्रेजेंटेशन भी करता है, वो सेशन एस्टेब्लिश भी करता है। तो 4 और 5 लेयर आप जैसा चाहें आप पढ़ सकते हैं। जो मेनली फोकस है वो 5 लेयर पर हो रहा है आज, तो आप 5 लेयर पढ़ेंगे तो आपको बेटर होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि जो एनालॉजी मैंने दी थी कि OSI और इसमें डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डायग्राम समझ लेते हैं यहाँ पर। जो जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस सेशन इक्वल टू एप्लीकेशन TCP में। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो हम बोल रहे थे, उसको हमने तोड़ दिया डेटा लिंक प्लस फिजिकल। तो उसमें जितने भी अंडरलाइंग LAN और WAN टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि टोपोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, और जो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, केबल्स है या वायरलेस है या बिट्स के फॉर्म में, मतलब सिंक्रोनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और फिर एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। जितना भी हमने पॉइंट टू पॉइंट या फिर ISDN या हमने जो भी इसमें यूज़ किया हुआ है टेक्नोलॉजी, हमने जो फिजिकल लेवल पे यूज़ की है, वो हम लोग डेटा लिंक प्लस फिजिकल में बताते हैं। तो दोनों को हम लोग एक साथ लेकर ही चल रहे हैं यहाँ पर। उसके ऊपर जो नेटवर्क लेयर है, जिसको हम लोग इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, उसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, उसमें मतलब ARP भी उसी में आता है, RARP भी उसी में आता है। और उसके बाद उसमें राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी नेटवर्क में, इंटरनेट में होती है। ट्रांसपोर्ट का काम एकदम सेम है जो हम लोग OSI में पढ़ चुके हैं। और एप्लीकेशन का तो आप जानते हैं कि जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है या सेशन क्रिएशन है, वो सब एप्लीकेशन में आजकल होने लगा है। तो यही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, TCP में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आई होप आपको TCP/IP मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आया तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी डिफरेंस पे, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको OSI अच्छे से समझ में आ गया है तो TCP/IP आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय। Hey there, press the bell icon and तो इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट करने वाले हैं OSI को और TCP/IP मॉडल को, जो इंटरनेट की दुनिया का बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, बहुत इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है। तो आज हम बात करते हैं, अगर आपको OSI या फिर TCP दोनों में से कुछ भी अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो OSI की हम बात करते हैं, OSI एक स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव मॉडल है जिसको बनाया था ISO ने, जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो OSI सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, TCP/IP बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करें तो OSI को ही स्टैंडर्ड बनाया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल उसका नहीं हुआ था। TCP/IP एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है आज, और कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन के लिए, होस्ट कनेक्शन के लिए, सब के लिए आजकल TCP ही यूज़ हो रहा है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जब प्रोटोकॉल्स नहीं बने थे, उससे पहले बन चुका था OSI, तो वो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट था। TCP/IP प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस होने के बाद बना तो वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि OSI में ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट। तो यहाँ पर जब प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो OSI में हमने ये एज्यूम करके चला था कि TCP जो है वो हमें एक गारंटी प्रोवाइड करेगा, हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हमारे पैकेट्स जो है वो हमेशा डिलीवर होंगे, क्योंकि उस टाइम पे TCP और UDP का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन फिर भी OSI समझाने के लिए हमने TCP UDP लिया है, क्योंकि हमको आज पता है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, तो हम उसी तरीके से समझाते हैं। लेकिन TCP में जब प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे तो TCP और UDP दोनों आ गया था। तो UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर गारंटी नहीं मिलती है आपको कि आपके पैकेट्स डिलीवर होंगे या नहीं, वहाँ पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए TCP/IP में गारंटी नहीं होती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको पैकेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन आज फिर भी TCP/IP मोर रिलायबल है, क्योंकि वो आजकल पॉपुलर है, वो स्टैंडर्ड बन चुका है, और TCP हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, UDP से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मोर रिलायबल है। लेकिन OSI में आपको गारंटी थी कि पैकेट्स आपके डिलीवर हो जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि कोई बोलता है वर्टिकल आपका OSI है, कोई आपको बोलेगा कि TCP आपका वर्टिकल है, तो इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं ये दो। लेकिन इसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि वर्टिकल अप्रोच क्या होता है। अब आपको ये पता है कि एक ही डिवाइस में लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है, और दो डिवाइसेस के बीच में भी लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है। जो एक डिवाइस में ही लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं, और जो डिफरेंट डिवाइसेस में लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल अप्रोच बोलते हैं। तो वर्टिकल अप्रोच आप OSI में लगा सकते हैं, वर्टिकल अप्रोच आप TCP में भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग, अगर आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा तो मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगा, क्योंकि TCP/IP में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है, तो डिलीवरी ऑफ पैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होना बिटवीन डिवाइसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन OSI में सेम डिवाइस के ऊपर आपको फोकस किया जाता था कि मैसेज कैसे चेंज हो रहा है, कैसे आप उसे फॉर्मेट कर रहे हैं भेजने से पहले, तो वो वर्टिकल अप्रोच था। इसलिए आप उसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर जो सही रहता है वो वर्टिकल आपका OSI में आएगा और TCP में आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। उसके बाद बात करते हैं OSI में जो ऑब्वियस रीजन है कि प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर दोनों सेपरेट थी, उनका जो डेजिग्नेशन था वो हमको सेपरेट दिखता था हम लोग जब आर्किटेक्चर बनाते थे तब। लेकिन TCP में हमको सेपरेट नहीं मिलता है, वो एप्लीकेशन लेयर में ही सब यूज हो जाता है, तो कोई सेपरेट लेयर नहीं है प्रेजेंटेशन की और सेशन की। जो फिफ्थ पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड था। जैसे मैंने बताया था कि तब प्रोटोकॉल यूज नहीं होते थे, तो हम TCP को ही लेकर चलते थे कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, वो रिलायबल है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में जब आ गया TCP UDP सारे प्रोटोकॉल्स, तो वहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड भी आ गया जो TCP है, और कनेक्शन लेस भी आ गया जो हम UDP यूज करते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, नेटवर्क लेयर इज बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। यहाँ पर अब एक बात याद रखिएगा कि जो IP का प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो कनेक्शन लेस होता है। और कनेक्शन लेस क्यों होती है? क्योंकि आप जब एक TCP सेशन बनाते हैं तो एक ही TCP सेशन में आप लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो TCP के नीचे के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो IP प्रोटोकॉल है, वो कनेक्शन लेस है। क्योंकि जब भी आप पैकेट के हेडर में कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, जैसे कि सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, तो वो डेस्टिनेशन पर जाने के बाद सिर्फ पता चलता है कि ये कहाँ से आया था, लेकिन उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते हो कि हाँ मुझे आपकी IP मिल चुकी है, आपका फॉर्मेट मिल चुका है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो वेब पेज में, तो अलग अलग रिक्वेस्ट जाती हैं, अलग अलग साइट पे हो सकता है, अलग अलग डोमेन पे हो सकता है। आपकी वेबसाइट पर कोई थर्ड पार्टी इमेज लगी हुई है जो कि गूगल के क्लाउड में स्टोर्ड है, तो गूगल के क्लाउड में भी रिक्वेस्ट जाएगी, सेम TCP सेशन में रिक्वेस्ट जाएगी, अलग अलग रिक्वेस्ट जाएगी। तो अलग अलग TCP सेशन नहीं बनता है। TCP का जो कनेक्शन है वो ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो
आईपी का सेशन है वो कनेक्शन लेस होता है, लेकिन अगर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो हम लोग टीसीपी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आईपी खुद में एक कनेक्शन लेस है। तो इसलिए नेटवर्क लेयर टीसीपी के केस में कनेक्शन लेस होता है, ओएसआई के केस में कनेक्शन ओरिएंटेड प्लस कनेक्शन लेस होता है, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं थे तो हम ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे कि कौन सा ओरिएंटेड है कौन सा लेस है। तो यही रीज़न है कि टीसीपी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग रिलायबल प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन को। सेवेंथ जो पॉइंट है ओएसआई जो कि था वो रेफरेंस मॉडल था, लेकिन टीसीपी आईपी एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि एक्चुअल में हो रहा है। ओएसआई मतलब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, आप बोल सकते हो कि इसका यूज़ करके हम इसको एज अ गाइडेंस टूल लेकर हम इसको मतलब पढ़ेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एक और हम लोग इससे इवॉल्व करेंगे मॉडल जो कि टीसीपी आईपी हुआ और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओएसआई एक मतलब बेस क्लास आप बोल सकते हो, पेरेंट क्लास, उसका आया टीसीपी आईपी उसका चाइल्ड क्लास, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो पॉइंट 8 है वो सेम है, कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दोनों प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर, और टीसीपी आईपी में जो नेटवर्क लेयर है जिसको हम लोग इंटरनेट लेयर बोलते हैं वो सिर्फ कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। और ओएसआई मॉडल का प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रोटोकॉल्स आप फिट नहीं कर सकते क्योंकि उसको प्रोटोकॉल से पहले बनाया गया था, तो आप कहाँ फिट करोगे, उसका कोई सर पैर नहीं है वहाँ पर। तो टीसीपी आईपी जो है उसको हम लोग आराम से प्रोटोकॉल में डाल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश गलत लिखी गई है, डज नॉट फिट एनी प्रोटोकॉल, सही नहीं होगा, डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू फिट एनी प्रोटोकॉल यहाँ पर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेटवर्क लेयर के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्रोटोकॉल आएगा उसमें, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 10th जो पॉइंट है, प्रोटोकॉल्स आर हिडन, क्योंकि यही है, सिमिलर है, प्रोटोकॉल्स हिडन होते हैं, प्रोटोकॉल्स हमको पता नहीं है कि कहाँ आएंगे कैसे आएंगे, तो हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं उनको। टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल मॉडल है। हम प्रोटोकॉल्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये इसी में आएगा, इसी लेयर में आएगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओएसआई फ्लेक्सिबल मॉडल है, लेकिन टीसीपी में हमने बता दिया कि जो टीसीपी जो यूडीपी प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आएगा। तो अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम कोई मॉडल चेंज कर रहे हैं, हम प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं, तो उसको कहाँ रखेंगे, इसमें प्रॉब्लम जाती है। तो यही केस है। उसके बाद जो 11th पॉइंट है, ओएसआई मॉडल सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल को क्लियरली डिफरेंशिएट करता है और डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है हमको। सर्विस का मतलब ये होता है कि आप किस टाइप की सर्विस यूज कर रहे हो, कनेक्शन लेस है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। इंटरफेस का मतलब ये है कि जो फिजिकली आप जो इंटरफेसेस यूज कर रहे हो। प्रोटोकॉल्स तो वही होते हैं जो हम रूल्स देते हैं हम इसको, लेकिन टीसीपी में उतना डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलता है। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इंटरफेसेस हैं, वो क्लियरली लिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। कनेक्शन लेस को आप बोलते हो यूडीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड को आप बोलते हो टीसीपी। तो दोनों प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को आप जोड़ ले रहे हो और इंटरफेसेस को भी आप जोड़ लेते हो सबसे, तो इसलिए प्रोटोकॉल डिपेंडेंट हो जाता है वो। लेकिन ओएसआई डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और वो कहीं भी आप उसको फ्लेक्सिबल बनाकर यूज कर सकते हो। तो टीसीपी मतलब टोटल आपका डेडिकेटेड है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, इंटरनेट मॉडल पर, लेकिन ओएसआई को आप कई और जगह भी यूज कर सकते हो। जो 12th और आखिरी पॉइंट है कि ओएसआई में 7 लेयर होती हैं और टीसीपी में 4 लेयर होती हैं या फिर 5 लेयर होती हैं। तो यही है पूरा डिफरेंस, मतलब जितना हो सके मैंने समझा दिया था, आपको देखने से पता चल गया होगा कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसलिए मैंने डिफरेंस का चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी टीसीपी आईपी ओएसआई के बाद की वीडियो आएगी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो और नहीं बनाने वाला हूं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय। Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ब्रेनडेक यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने टीसीपी आईपी और ओएसआई अच्छे से समझ लिया है और हमको ये पता है कि दोनों प्रोटोकॉल्स, दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्यों यूज़ होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि टीसीपी आईपी में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या प्रोटोकॉल स्यूट है, प्रोटोकॉल स्टैक हमने उस वीडियो में नहीं पढ़ा था, तो आज हम पढ़ लेते हैं। इससे आपको आसानी होगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में दोनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हम टीसीपी में यूज़ करते हैं, कौन से लेयर में क्या यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले हम कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पर OSI और TCP में। तो जो नीचे के लेयर्स हैं, नीचे की 2 लेयर्स हैं, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर में, वहाँ पर फिजिकल टोपोलॉजीज और कैसे हम लोग फिजिकली कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हम लोग इथरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टोकन रिंग यूज़ कर रहे हैं। मैं बता दूँ, टोकन रिंग, फ्रेम रिले और ATM भी कनेक्शन मेथड्स हैं। ATM और फ्रेम रिले हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए, जो बहुत बड़े स्केल पर होता है, WAN पे यूज़ होता है, उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो इथरनेट हम यूज़ करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो फिजिकल हम लोग कौन सा कनेक्शन लगा रहे हैं इथरनेट में, हमारे पास जो पुराना स्टैंडर्ड इथरनेट है, फिर फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट या फिर 10 गीगाबिट हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। कौन सी टोपोलॉजी लगा रहे हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, और कौन सी लाइन है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, जो भी हमारे पास फिजिकल जो भी कनेक्शन है वो हम लोग यहाँ पर देते हैं फिजिकल लेयर पर। और डेटा लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है, हमारे पास मैक लेयर होती है, हमारे पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, वहाँ पर फ्लो कंट्रोल होता है, डेटा पैकेट्स का एरर कंट्रोल होता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज हम लोग फिजिकल और डेटा लिंक में यूज़ करते हैं। और जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि एड्रेसिंग करना, हमारे पास डेटा पैकेट्स की एड्रेसिंग करना, IP प्रोवाइड करना, IP एड्रेसिंग करना, और एड्रेसिंग करने के अलावा उसके पास आता है राउटिंग का। राउटिंग का मेथड आपको पता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि राउटिंग क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। तो इसमें आपका एक और प्रोटोकॉल आता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपको मैक एड्रेस से पढ़ना है कि IP एड्रेस क्या है। आपको किसी डिवाइस का मैक एड्रेस पता है, आपको उसकी IP पता करनी है, तो आप ARP यूज करोगे, तो वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और IGMP, ICMP भी तो प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मल्टीकास्टिंग भी हम पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे होस्ट को एक साथ मैसेज भेजना, वो मल्टीकास्टिंग होता है। साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों को भेजना, बहुत सारे डिवाइसेस को भेजना। और ICMP मतलब, ICMP आपने सुना होगा कि पिंग जब आप करते हो किसी डिवाइस पर या किसी होस्ट पर, अगर आप पिंग करते हो तो आप ICMP एको रिक्वेस्ट भेजते हो। तो ICMP आपका एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है, कितने हॉप्स लगे, कितना टाइम लगा पैकेट को पहुंचने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स बताता है आपको थोड़े बहुत कि आपने जहां पैकेट भेजा है वो उसका ब्यौरा आपको दे देता है। तो ये होता है नेटवर्क लेयर, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मेनली ये 4 यूज होते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP आपको पता है कि क्या होता है, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए यूज होते हैं। और अब आते हैं TCP में, जो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है, तीनों मिला के हमारे पास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स में हमारे पास आता है टेलनेट, FTP, जो भी हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं अपने यूजर इंटरफेस से। टेलनेट कमांड लाइन यूज करते हैं, FTP में हम लोग GUI भी यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं। SMTP मेल के लिए यूज होता है, DNS हमारा नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। SNMP भी हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, वही चीज होती है हमारी एप्लीकेशन। तो ये है हमारे पास प्रोटोकॉल सूट। आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो आप हर प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ सकते हो, अलग अलग आप प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ सकते हो, तो वो आपका अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये था हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मेन पार्ट हमारा वही था। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डेटा ट्रांसफर होती कैसे है। एक्चुअली में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में डेटा का ट्रांसफर होता कैसे है। तो यहाँ पर पाथ्स होते हैं हमारे पास कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग पाथ स्टैब्लिश करते हैं। फिर पाथ हमारे पास मिल गया तो उस पाथ के थ्रू हम डेटा भेजेंगे। तो डेटा मैंने पहले ही बताया था कि आज की दुनिया में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो लॉजिकल पाथ से ट्रेवल होती है। उसके बाद हमारा कनेक्शन डिपेंड करता है कि हमारे बीच में, हमारे सोर्स के और रिसीवर के बीच में कितने डिवाइसेज हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइसेज हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में होंगे, डिपेंड करेगा कि उनसे पैकेट कैसे राउट होता है। तो मतलब बीच में अगर कोई डिवाइस आ गया तो वो फॉरवर्ड करेगा पैकेट आगे वाले डिवाइस को, फिर आगे वाला डिवाइस फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर ऐसे फॉरवर्डिंग चलते रहती है। और जब भी नेटवर्क चेंज होता है, मतलब राउटर के थ्रू अगर नेटवर्क चेंज हो रहा है, तो उस केस में राउटिंग होती है, राउटर टू राउटर राउटिंग होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फॉरवर्डिंग और राउटिंग भी डिपेंड करता है कि डिवाइस टू डिवाइस कैसे डेटा, कैसे पैकेट ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल अक्सर में होता क्या है। तो ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, पूरे इंटरनेट में।
अब इंटरनेट बहुत सारे वैन से बना हुआ है, बहुत सारे वैन जो है मैन और लैन से बने हुए हैं। तो छोटा छोटा करके आप अपने घर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपके घर में जो लगा होगा उसमें हम लोग उसको बोलेंगे लैन। तो हर कंप्यूटर जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा, जो भी ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो डेटा एक्सचेंज कर सके, वो ओपन सिस्टम है, तो उसको एटलीस्ट एक आईपी एड्रेस तो मिली हुई रहती है। मतलब अगर आपके पास कोई एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो जाहिर सी बात है आपके पास मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस आपको ये देता है कि आप किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो अपने नेटवर्क अडेप्टर को यूज करके। तो अगर आप नेटवर्क अडेप्टर यूज कर रहे हो, फिर उसको किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बनने के बाद आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आप कोई एक्सटर्नल डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा। वो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस का यूनिक होता है। वो एक प्रोटोकॉल बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि वो एक आइडेंटिफायर है, वो एक प्रोटोकॉल है। वो बहुत बड़ा है, मतलब आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कितना बड़ा है वो। अब आते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग जो पढ़ते हैं कि एक पैकेट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब पैकेट में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डेटा बेच रहा हूँ। पैकेट में मैंने बताया था कि हेडर्स हम बेचते हैं। पैकेट के हेडर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पैकेट को हम लोग डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। आप अगर कुछ चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो अपने पीसी से किसी और पीसी पर, तो वो ट्रांसफर यूनिट होता है। वो बेसिक ट्रांसफर यूनिट डेटा का हम लोग उसे डेटाग्राम भी बोलते हैं, हम लोग उसे पैकेट भी बोलते हैं। तो हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो डेटाग्राम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो उस डेटा को हम लोग जो भेज रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है, जो मैसेज है, जो हम एक्चुअल में भेजना चाहते हैं, वो होता है एक्चुअल मैसेज। और उसके अलावा एक हेडर पार्ट होता है, डेटाग्राम हेडर होता है। हेडर में हमको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से वो पैकेट ओरिजिनेट हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, क्या उसका डेस्टिनेशन है, क्या उसका लेंथ है। ये सब कुछ हमारे पास जो मेटा डेटा होती है किसी भी पैकेट की, वो हेडर में स्टोर होती है। तो हेडर और डेटा दोनों को मिलाकर हमारे पास एक पैकेट बनता है। तो इस दोनों पैकेट को मिलाने का जो काम करता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। तो हेडर्स में हमारे पास सबसे मेन इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो सोर्स एड्रेस हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल ही प्रोवाइड करता है। तो मैसेज हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स में, और हर पैकेट ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ से जाएगा हमारे डेस्टिनेशन के पास। अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं। मैंने बताया था कि कनेक्शन लेस होता है। आईपी एड्रेस, आईपी जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस होता है। तो कोई भी पाथ हो सकता है डेटा का। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आजकल का वर्जन है आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, तो दो वर्जन्स थे। दो मेनली टाइप के जो वर्जन्स थे वो थे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसको हम IPv4 भी बोलते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो IPv6 के नाम से जाना जाता है। वो करीब 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था और आजकल वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास IPv4 की कमी होती जा रही है। कमी इसलिए हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो एड्रेसेस है वो एग्जॉस्ट होती जा रही हैं कि कितने डिवाइस को हम लोग एड्रेस दे रहे हैं। तो हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, तो जितने डिवाइसेस बढ़ेंगे उतने एड्रेसेस भी यूज़ हो रहे होंगे। तो वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, उसके पास एड्रेस बच नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें एक ऐसी स्कीम चाहिए थी जो ज़्यादा एड्रेस प्रोवाइड कर सके। तो आपके पास मोस्ट कॉमनली अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक IPv4 एड्रेस भी होगा और IPv6 एड्रेस भी होगा। आप चेक कर सकते हो। IPv6 का फॉर्मेट अलग होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो डेटाग्राम को आप एक पैकेट भी बोल सकते हो। इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताया है कि सेल्फ कंटेन्ड, उसका कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता है कि मेरे पास एक पैकेट है और दूसरा पैकेट है तो दूसरे पैकेट के पहुंचने तक ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पैकेट इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी जा सकता है। एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ डेटा, कहीं भी उसको भेजो वो अपना पाथ कंप्लीट करके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उसको किसी और से मतलब नहीं है, कोई और पैकेट से मतलब नहीं है। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, सफिशिएंट का मतलब ये है कि मैं डेटा भी भेज रहा हूँ और हेडर भी भेज रहा हूँ। प्रॉपर हेडर्स हर पैकेट में होने चाहिए। तो राउट करना है हमें डेटा को, हमें नेटवर्क टू नेटवर्क हॉप करवाना है, तो उसे राउटिंग ही बोलते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा पैकेट, हमारे पास उतने ज़्यादा डिवाइसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो रिलायंस नहीं है किसी और पैकेट पर, किसी और चीज़ पर। और एक्सचेंज बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर एंड ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क टू नेटवर्क या बिटवीन या इंटर नेटवर्क भी हो सकता है, इंट्रा नेटवर्क भी हो सकता है, नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
तो डेटाग्राम का जो मतलब है वो पैकेट से सिनोनिमस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेट्स डेस्टिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज इन इट्स हेडर। तो जैसे मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन एड्रेस और इंटरप्रिटेशन कैसे, क्या हम लोग किस प्रोटोकॉल से सेंड कर रहे हैं, क्या साइज है हेडर का, ये सब कुछ हमारे पास होता है हेडर में ही होता है। और जो डेटा का पोर्शन होता है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब हेडर का पोर्शन हम लोग फिक्स कर देते हैं कि इतने ही बाइट्स का हेडर हम लोग भेजेंगे अपने नेटवर्क से। हाँ, अपने नेटवर्क में हम लोग इतने ही बाइट का हेडर रख सकते हैं। लेकिन डेटा का जो पोर्शन है, मैं अगर हेलो वर्ल्ड भेज रहा हूँ तो उसका साइज कुछ और होगा। अगर मैं हेलो वर्ल्ड मतलब बहुत सारा बड़ा मैसेज भेज रहा हूँ तो उसका साइज अलग होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि मैं हर बार हेलो वर्ल्ड तो नहीं भेजूंगा, कभी कभी मैं बिटन टैग भी भेजूंगा, कभी कभी मैं सब्सक्राइब भी भेजूंगा, कभी कभी मैं शेयर भी भेजूंगा। तो इसके लिए एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो यही चीज़ है, हम लोग अलग अलग डेटा भेज सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पैकेट को क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होनी चाहिए एक पैकेट में। तो पैकेट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ द नेटवर्क। अब स्पेसिफिक्स ऑफ द नेटवर्क क्या होते हैं, किस टाइप का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, एथरनेट यूज कर रहे हैं कि एटीएम यूज कर रहे हैं कि फ्रेम रिले यूज कर रहे हैं। हर टाइप के नेटवर्क में हमारे पास जो पैकेट है वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर नेटवर्क में वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इथरनेट पे काम कर रहा है वो फास्ट इथरनेट पे काम नहीं कर रहा है, वो स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर नेटवर्क पे काम करना चाहिए, वो नेटवर्क इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ पाथ। अब पाथ का मतलब क्या होता है कि मैं किस वे से उसको भेज रहा हूँ। एक राउटर 1 है मेरा, फिर जो राउटर 3 है मैं उसके थ्रू भेज रहा हूँ या राउटर 2 के थ्रू भेज रहा हूँ। तो पाथ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि राउटर 3 से जाएगा तो डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब उसका डेटा चेंज हो जाएगा, R2 से जाएगा तो डेटा उसका चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर पाथ से वो सेम डेटा जानी चाहिए और कुछ टेम्पर नहीं होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, अंडरस्टैंडेबल टू एनी राउटर अलोंग द वे। हर राउटर को पता होना चाहिए कि पैकेट में जो हेडर्स हैं उनका मीनिंग क्या है। अब मैंने ये बताया था कि अगर आप नेटवर्क लेयर पर काम कर रहे हो तो नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस होता है, तो हर राउटर नेटवर्क लेयर तक पैकेट को खोलता है और पता करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि ये डेटा को फॉरवर्ड कहाँ करना है, कौन से नेटवर्क में करना है, या खुद रखना है कि नहीं रखना है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी वो डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगा। क्योंकि बीच में रुक जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो ये तीनों हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब आगे ये लिखा हुआ है कि आईपी प्रोटोकॉल मेक्स अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। बेस्ट एफर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने ये बताया था कि आईपी का जो प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन लेस होता है। बेस्ट एफर्ट का मतलब ये है कि मैं पैकेट यहाँ से भेज दूंगा, पैकेट में भेज दूंगा और मैं ये कंसिडर करके चलूंगा कि मेरा पैकेट वहाँ पर पहुँच जाएगा। मैं यहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से पैकेट भेजूंगा, उतना फास्ट डिलीवरी करूंगा और इंश्योर यहाँ से करूंगा कि मैंने पैकेट भेज दिया है। अब डेस्टिनेशन पर डेटा डुप्लीकेट हो रही है या आउट ऑफ ऑर्डर मिल रही है, मतलब रैंडम ऑर्डर में मिल रहा है पैकेट, या डिले हो रहा है, या करप्ट हो रही है डेटा, या फिर मिल नहीं रही है, वो बीच में कहीं लॉस्ट हो जा रही है, ये सब मैं इंश्योर नहीं करता हूँ। मैं अपने तरफ से ये एज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने तो अपना फुल एफर्ट लगाया है, 100% एफर्ट लगाया है पैकेट भेजने के लिए। अब इसको आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हो, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो, तो वहाँ से कोई बोल रहा है आपको, जो रिटेलर है आपको ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ से पैकेट भेज दिया है, मैंने यहाँ से आपका कोरियर भेज दिया है, अब आपके पास पहुँचा नहीं पहुँचा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस केस में वो तो बेस्ट एफर्ट कर रहा है, लेकिन आपके पास पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है वो तो उसने इंश्योर नहीं किया है। मैंने प्रॉपर एड्रेसेस डाली है, मैंने प्रॉपर हेडर्स डाले हैं, मैंने प्रॉपर डेटा को एनकैप्सुलेट किया है, मैंने प्रॉपर फिजिकल पाथ यूज किया है, मैंने हर पैकेट को भेजा है सिर्फ यहाँ से। अब वहाँ पर वो जा रहा है नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है, वो मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही होता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, जो कि आईपी में होता है क्योंकि वो कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी के केस में ऐसा नहीं होगा, वो इंश्योर करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा कि मुझे मिल चुका है, अब आगे की डेटा भेजो। तो ये होता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इंटरनेट प्रोटोकॉल काम कैसे करता है और एक्चुअल में होता क्या है। मतलब इंटरनेट का जो डेफिनेशन है प्रोटोकॉल का वो यही आता है कि जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर,
इंटरनेट प्रोटोकॉल एक मेथड है, आप इसको कंफ्यूज कर लेते हो कि आईपी मतलब एक एड्रेस, एक आइडेंटिफायर नहीं होता है, वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा सेंड कर सकते हैं, जो कि हमको एक मेथड प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि राउटिंग वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, एआरपी कैसे काम करता है, तो वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपी हेडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हेडर्स कैसे। Hey there, press the bell icon and तो मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ब्रेन